नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में अक्सर क्या होता है कि हम लोगों का पूरा फोकस, पूरा ध्यान जो होता है वो या तो जीएस की तैयारी पर होता है कि भाई हम जीएस 1 की तैयारी कैसे करें, जीएस 2 की तैयारी कैसे करें, जीएस 3 और काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट जीएस 4 का जो पेपर होता है, इनकी तैयारी में हम लोग बहुत समय लगाते हैं, जो कि लगाना भी चाहिए क्योंकि यार यही आपकी तैयारी और यही आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन की कमी में जो आपका असली फर्क होता है वो यही होते हैं। इसके अलावा हम एक अच्छा खासा वक्त अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी देते हैं। जो हमारा वैकल्पिक विषय है उसके लिए भी हम बहुत सारे एक हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पे एक लंबी चौड़ी हम तैयारी करते हैं, बहुत सारा अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, बहुत तरीके से उसकी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, उस पर तो काफी डीप पढ़ाई भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जिस एक पेपर को मेरे विचार में विद्यार्थी सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसमें आपके पास बहुत ही शानदार स्कोरिंग करने का बहुत आसान मौका है, मतलब वो आसान पेपर है, आप उसमें आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो पेपर है एसए का पेपर। तो आज जो है अपनी इस चर्चा में, अपने इस डिस्कशन में मैं आपको यूपीएससी के एसए के पेपर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन्स हैं, अफवाहें हैं जो बहुत लोगों ने फैलाई हुई हैं। उन अफवाहों को हम दूर करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा के लिए एक शानदार एस्से लिखना है तो वो एस्से आप कैसे लिख सकते हैं। तो इस चर्चा के दो भाग होंगे। पहला भाग मतलब आज ही इसी क्लास में खत्म करेंगे, दो अलग अलग सेशंस नहीं आएंगे। पहले पार्ट में हम यह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यार एक बढ़िया एस्से होता क्या है। यूपीएससी अगर आपसे एस्से लिखवा रहा है तो वो क्या चाहता है, वो आपसे किस तरीके का एस्से चाहता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। यह आपका इस सेक्शन का पहला भाग होगा। दूसरा भाग होगा जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि चलिए हमने समझ लिया कि एक बढ़िया एस्से क्या होता है, अब उस बढ़िया एस्से को लिखने की तैयारी कैसे की जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत बढ़िया एक एस्से लिख पाऊं, एक बढ़िया निबंध लिख पाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, यह हमारी चर्चा का दूसरा भाग होगा। तो ये दोनों भाग जो हैं इनको हम आज करने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी के माध्यम से तो हमारे हिंदी भाषा के बाइलिंगुअल और अंग्रेजी तीनों के बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। याद रखिएगा, अनअकैडमी इकलौता ऐसा संस्थान है जहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी पूरे फ्लेक्सिबल तरीके से कराई जाती है। यानी कि आप चुन सकते हैं कि आप कौन कौन से अध्यापकों से पढ़ना चाहते हैं, जो कि और कोई संस्थान ऑफर नहीं करता। ये एक ऐसी ऑफरिंग है जो हिंदुस्तान में केवल एक अनअकैडमी ऑफर करता है। आपको मौका मिलता है कि आप चुनें कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं। ये सारे मौके आपको अनअकैडमी में मिलते हैं। तो अपनी पसंद के अध्यापकों से जुड़ने के लिए आप तुरंत ही अनअकैडमी में जो भी आपको मतलब आपको अच्छे टीचर्स लगते हैं उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो अतुल जैन कोड लगाकर आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा तैयारी जो है इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। वैकल्पिक विषय भी हमारे पास अच्छे खासे हैं जिनका सहारा लेकर आप जो है अच्छे से अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। चलिए साहब, अब शुरू करते हैं हमारी चर्चा को कि यार ये निबंध का पेपर होता क्या है। व्हाट इज दिस एस्से पेपर। ये एस्से का पेपर जो है ये होता क्या है। देखिए, एस्से का पेपर जो है ये यूपीएससी में एक पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है। पहले बेसिक समझते हैं कि ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं पेपर के। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है साहब, सेक्शन ए और सेक्शन बी नाम के दो सेक्शंस होते हैं और कुल पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है। ठीक है, कुल पेपर जो है वो 250 नंबर का होता है। यानी कि आपका सेक्शन ए जो है वो भी 125 नंबर का होता है और सेक्शन बी जो होता है वो भी 125 नंबर का होता है। तो आपको अब क्या होता है, इस 3 घंटे के पेपर में आपको क्या करना होता है, आपको दो एस्से लिखने होते हैं। तो एस्से का पेपर जो है उसमें 3 घंटे का पेपर एक ही होता है। याद रखिएगा, पेपर जो होता है वो एक ही होता है। यह बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो ये मत समझिएगा कि भाई एसए के पेपर में भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ऐसा नहीं है।
मैं कुछ जगह देख रहा था, बच्चों को यह भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर एक ही होता है, उसके भाग दो होते हैं, यानी कि 3 घंटे का एक पेपर है, भाग ए भाग बी, दोनों में से आपको एक एक ऐसे लिखना होता है। तो आपको जैसे आप देखेंगे भाग ए में क्या होता है, 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उन 4 में से आपको किसी एक पर ऐसे लिखना होता है, किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर आपको चुनना है, यानी कि चॉइस दी जाती है, आपको चयन करने का अधिकार होता है सबके। भाई आप कोई सा भी एक टॉपिक चुन सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको 4 टॉपिक की चॉइस दी जाती है, उन 4 टॉपिक में से जो है आप कोई सा भी एक ऐसे उठाकर लिख सकते हो। ऐसे ही आपका क्या होता है, भाग बी होता है। भाग बी में भी आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं, और यहां पर भी आपको किसी एक पर ही ऐसे लिखना होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि आपको टोटल 2 ऐसे लिखने हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आपको टोटल 2 ऐसे लिखने हैं, और ये लेकिन ये दोनों ऐसे किसी एक भाग से नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा, ये गलती मत कराइएगा, फेल हो जाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि आपको भाग ए के 2 टॉपिक अच्छे लगे तो आप उन पे लिखाए, नहीं, एक ऐसे भाग ए वाले टॉपिक पे लिखना है, एक ऐसे भाग बी वाले टॉपिक पे लिखना है, यह आपको याद रखना है। पेपर में कोई और ऐसा नहीं होता कि आपको इसके लिए इतना टाइम मिला है, उसके लिए उतना टाइम मिला है, ऐसा कोई बंटवारा, ऐसी कोई विभाजन नहीं होता, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3 घंटे का पेपर आपको दिया जाता है, 8 टॉपिक्स ओवरऑल उसमें होते हैं, 4 भाग ए में, 4 भाग बी में। आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें चुन सकते हैं और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है? यह बात क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। तो पहला सवाल जो हमारे दिमागों में आता है अक्सर, वो ये आता है कि सर कितने वर्ड का एस्से लिखना होता है। पहला जो एक सवाल सबके दिमाग में आता है वो ये है कि कितने शब्द का निबंध होना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसमें आप बताइए। और इसको लेकर मैंने बड़े विस्तृत, बहुत ज्यादा जो है, मैंने अलग अलग जो है सलाह देखी है बहुत सारे बच्चों से। ये जो है ये एक बहुत ही एक अलग अलग प्रकार की सलाह जो है अक्सर संस्थान बच्चों को देते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है कि अलग अलग प्रकार की सलाह दी जाती है। मैं तो इसलिए अब क्या है, अब यूपीएससी इसको स्पेसिफाई करने लगा है। पहले क्या होता था, यूपीएससी स्पेसिफाई नहीं करता था, तो इसमें क्या होता था कि यार कुछ कोचिंग संस्थान बच्चों को यह बोलते थे कि 500 वर्ड का भी एस्से लिखाओ, वो भी काफी है, वो उचित नहीं है। देखिए कॉमन सेंस से सोचने की जरूरत है कि यूपीएससी आपको 3 घंटे दे रहा है, ठीक है, 3 घंटे दे रहा है। 3 घंटे देने का मतलब यह है कि वो आपसे तकरीबन, मतलब आप ये मानकर चलिए, देखिए एक मेंस का पेपर भी करीब 3 घंटे का ही होता है, तो मेंस के पेपर में आपको कितने 20 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, 10 150 शब्दों के, 10 250 शब्दों के, यानी कि 1500 और 2500 यानी कि 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। तो उस हिसाब से आपका एस्से 2-2 हजार शब्दों का होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी इस बात को समझता है कि भाई निबंध जो है उसमें आपको सोचना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपको एक ही टॉपिक पर विस्तार से लिखना है। तो आपके लिए यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी अपने पेपर में ही कहता है कि 1000 से 1200 शब्द। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वर्ड लिमिट को फॉलो करें कि एक एस्से जो है ये इतने का एक निबंध, ये याद रखिएगा, इतने का एक निबंध, 1000 से लेकर 1200 शब्दों के आसपास का आपको एक निबंध लिखना है, 1000 से 1200 शब्द। तो आप कोशिश ये करें कि आप इसके बीच में ही रहें, इससे ना तो कम लिखें, इससे ना तो ज्यादा लिखें। यह आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अक्सर प्राइमरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि पहला निबंध जो होता है वो 1700-1800 शब्दों का लिख डालते हैं, और फिर दूसरे निबंध के लिए समय कम बचता है, थोड़े थक भी जाते हैं, तो दूसरा निबंध 700-750 शब्दों का लिखाते हैं। देखिए उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है, मैं आपको ये बताता हूं अनुभव से, मैं ऐसे विद्यार्थियों को भी जानता हूं जो दूसरा निबंध जो है वो 800 शब्दों का लिख के आए हैं और उन्हें बहुत बढ़िया नंबर मिले हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं चाहूंगा कि ये एक अननेसेसरी रिस्क है जो आप ना ले, है ना। अगर यूपीएससी स्पेसिफाई कर रहा है 1000 से 1200 शब्द चाहिए तो उतने ही दे दो ना यार। मतलब 1000 से 1200 का मतलब ये नहीं है कि 990 हो गए तो प्रॉब्लम है या 1250 हो गए तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये मान के चलो 100 इधर 100 उधर, इसी रेंज में आपको लिखना है। इतने के आसपास ही शब्दों में आप जो है अपना जो एस्से है उसका समावेशन करने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना। आपको लगेगा सर ऐसे मैं कैसे लिखने की प्लानिंग करते हुए कैसे अनुमान लगाऊं कि 1200 ही शब्द होंगे।
नहीं करनी पड़ेगी आपको ये काम। आप जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसका प्रैक्टिस के अलावा और कोई खास तरीका होता नहीं है। आप जब अनुमान लगाना शुरू करेंगे, जब अभ्यास शुरू करेंगे, तो आपका ये जो है, ये आपकी प्रक्रिया सुधर जाएगी, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, यूपीएससी में जिस तरह का टॉपिक आता है वो किस तरह के आते हैं? अगर मैं टॉपिक्स का वर्गीकरण करूं तो बड़े बड़े अजीबो गरीब ऐसे भी यूपीएससी पूछती है। किस तरह के टॉपिक होते हैं? एक तो होते हैं सीधे सीधे सामाजिक टॉपिक। कुछ टॉपिक होते हैं भाई जो सीधे सीधे सामाजिक होते हैं, मतलब उसमें आपको ज्यादा मशक्कत मेहनत करने की कोई आवश्यकता है नहीं, बहुत ही सीधे सीधे आपसे जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक आपसे जो हम कहते हैं सोशल टॉपिक पूछते हैं। जैसे पिछले साल का ऐसे है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। छूटने का डर मतलब कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फोमो जिसे हम कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कोई चीज जो है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो मेरे अवसर छूट जाएंगे, और इससे बच्चे डरे रहते हैं। ये सीधा टॉपिक है, आपको बता दिया उसने कि उसे क्या चाहिए, कि सोशल मीडिया जो है उसमें इतनी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आप देखते हो, आप एक यार सामान्य युवा हो, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, आप देखते हो कि यार सोशल मीडिया पे आपकी उम्र का लड़का वो क्रिकेट भी खेल रहा है, वो गिटार भी बजा रहा है, वो दुनिया भी घूम रहा है, वो एग्जाम भी टॉप कर रहा है, वो आईएएस भी बन गया। ऐसा देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि यार मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है? ये तो आप तो फिर भी बच्चे हुए, मुझे भी लगता है कि यार मेरी उम्र का आदमी, उसने यार बंगला खरीद लिया, वो तो यार हर हफ्ते छुट्टी मनाने विदेश जा रहा है, हर महीने 2 बार। मैं देखता हूं कि भाई वो जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहा है। मुझे लगता है मेरा जीवन तो बेकार है यार, मैंने ऐसा क्या ही कर लिया। तो एक क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको होने लगता है कि यार मेरे जीवन में जो अनुभव हैं वो कम हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा होता है। अब देखते हैं कि यार आपका मित्र किताबें पढ़ रहा है, आपको शौक नहीं है, आप तब भी किताबें पढ़ने बैठ जाओगे कि यार ये अवसर तो मेरा मिस हो रहा है। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब भी हमने देखा ना, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में बेटा ऐसे लोग गए जिन्हें कोल्ड प्ले का एक भी गाना नहीं पता। तो अब लेकिन क्यों? क्योंकि हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है, फैशनेबल चीज है कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाना। ये एकदम सीधा टॉपिक है ना, ये एकदम स्ट्रेट टॉपिक है। आपको बताना है, यही सारे एग्जांपल जो मैं आपको बोल रहा हूं यही लिख के आने हैं, ये आपको बताना है। सिंपल सा ऐसे ये है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका हो गया सोशल टॉपिक। इसके अलावा कई बार आपके पास क्या आते हैं, बहुत कम, हालांकि यूपीएससी जो है वो पूछती है, अक्सर इसमें जो है कुछ कई बार आर्थिक टॉपिक भी आते हैं, लेकिन ये कम है। आर्थिक टॉपिक जो है वो कम होते हैं, ये हमेशा आएगा। सोशल टॉपिक आपको हमेशा मिलेगा, मतलब एक ना एक सोशल टॉपिक आपको हर साल मिल ही जाएगा, जो कोई कम से कम एक सोशल टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। एक टॉपिक ऐसा होगा जो पर्यावरण से जुड़ा होगा, यह आपको हमेशा मिलेगा। जैसे अगर मैं पिछले साल का पेपर देखूं तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं। टाइमलाइन बनाएं अगर हम, तो क्या कह रहा है ये सवाल, अगर मैं यहां पर एक साइड में टाइमलाइन बना दूं कि टाइमलाइन कैसे बनेगी, पहले जंगल थे, फिर सभ्यता आई, और फिर रेगिस्तान आया। समझ में आ गया? पर्यावरण का टॉपिक है, सीधा सीधा, सुनने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है यहां पे लेखक, लेकिन सीधा सीधा पर्यावरण का टॉपिक है कि सभ्यता जो है वो जंगल को बर्बाद करती है और रेगिस्तान की ओर हमें लेकर जा रही है। यानी कि जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं, मानव जाति जिस प्रकार से जी रही है, वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की ओर ले जाएगा, जंगलों का सर्वनाश कर देगा। ये सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो ये वाली चीजें जो है, ये एनवायरमेंटल टॉपिक आपको हमेशा मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। सामाजिक टॉपिक आपको हमेशा एक मिलेगा, एनवायरमेंटल टॉपिक हमेशा एक मिलेगा, आर्थिक टॉपिक आपको कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, कभी कभार देखने को नहीं मिल सकते। ये सब निर्भर करता है, आर्थिक टॉपिक कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मिले। ठीक है, इसके अलावा आपको एक जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी या फिर जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यार ये टॉपिक जो है आजकल बहुत ज्यादा आने लगे हैं। मतलब एसए का पेपर जो है उसमें आजकल ऐसे ही टॉपिक भरे हुए आ रहे हैं।
ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो किसी ना किसी तरह की फिलॉसफी से जुड़े हैं, आपको उसे समझना है और समझने के बाद आपको उस पर एक नैरेटिव बिल्ड करना है और अपना एसे लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ठीक है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। बात समझ रहे हो कि प्रसन्नता की ओर, प्रसन्नता कोई एम नहीं है, आप हमेशा खुश रहो, प्रोसेस में खुश रहो। अभी क्या है, फिलोसॉफिकल एसे है कि यार खुशी जो है आपको अचीव नहीं करनी है, आपको काम करते करते ही खुश रहना। जैसे यूपीएससी की तैयारी से जोड़ें तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इस पूरी तैयारी के दौरान ही आपको खुश रहना है, यानी कि आपको हर चीज में एक न कोई कारक ढूंढना है कि यार मेरे खुशी का कारण ये है, मैं इस कारण से खुश हूं, आज मैंने नया पढ़ा, नई चीज सीखी, इससे मुझे खुशी मिल रही है। अगर मैं अपनी खुशी को किसी एक चीज से जोड़ दूंगा तो वो मुझे खुशी नहीं मिल पाएगी। एकदम क्लियर फिलोसॉफिकल टॉपिक है। अगर मैं और देखूं, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, कि आने वाले समय में दिमाग शासन करेगा। भविष्य के जो साम्राज्य होंगे वो मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब ये क्या है, ये भी एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। और देखें अगर हम तो व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। कितना फिलोसॉफिकल टॉपिक है कि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वे आइडिया आना चाहिए आपको तो आप उससे दुनिया बदल पाओगे। बहुत सिंपल साधारण आइडिया से ही दुनिया बदलती है, साधारण आइडिया से ही लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं टॉपिक्स की जो आपको पढ़नी है, जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगी यूपीएससी की परीक्षा में। आपको आमतौर पे क्या करना चाहिए, यूपीएससी के पिछले कुछ वर्षों के एसेज जो हैं वो आपको इस सेशन के बाद आप जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, यूपीएससी जो है जब वो निबंध लिखवा रहा है तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। हमेशा ये हमें सोचना चाहिए कि यार देखो, यूपीएससी को ये तो नहीं मानता कि आप कोई बहुत बड़े लेखक हो ना, ये तो उसकी अपेक्षा नहीं है। वो हर तरह के बच्चे को बोलता है कि आप भी आके पेपर दीजिए, है ना। कोई उसने ऐसा एलिजिबिलिटी तो रखा नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा लेखक ही चाहिए, या मुझे साइंस साइड के बच्चे नहीं चाहिए, या इंजीनियर्स नहीं चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। जिसने साइंस पढ़ी है, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, जिसने डॉक्टरी पढ़ी है, जिसको ऐसे लंबे लंबे उत्तर देने की आदत नहीं है, उसको भी बुलाया गया है। तो यूपीएससी क्या जांच रहा है, सवाल हमें समझना यह है कि यूपीएससी जो है वो क्या जांच रहा है। अगर आपसे वो 2 एस्से लिखवा रहा है तो इसमें आपसे वो क्या जांचने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली चीज वो जांचने की जो कोशिश कर रहा है, जिसको अंग्रेजी शब्द है इंटेलेक्चुअल डेप्थ। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब, चिंता मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या होता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, है ना। इंटेलेक्चुअल डेप्थ क्या होती है मैं आपको बताता हूं। बहुत साल पहले मैं एक कंपनी में यूपीएससी का डिवीजन चलाता था। तो उस कंपनी में हम लोग यार बहुत सारे मेंटोर्स हायर करते थे, और मेंटोर की हायरिंग का, मैं उस कंपनी में यूपीएससी का हेड था, तो मैं यार, मेरा एक रूल था कि फाइनल अप्रूवल मैं दूंगा। मेंटोर हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि वो बच्चों से सीधे बात करता था। तो मेरा ये रूल था कि मेंटोर हायरिंग मेरी अनुमति के बिना नहीं होगी, मैं फाइनल इंटरव्यू लूंगा। और मेरा फाइनल इंटरव्यू में एक ही सवाल होता था, बस एक सवाल। वो ठीक है, जो सीवी है वो देख लिया, यहां पढ़ा हुआ है वो व्यक्ति, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, वो ठीक है। उसके अलावा मैं उससे एक चीज पूछता था कि कोई भी अपनी पसंद का टॉपिक बताओ। मैं उससे कहता था आप मुझे अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक बताओ, पिछले महीने भर की न्यूज से या कोई भी विषय जो है वो आदमी बताता था। अब मैं क्या कहता था कि इस टॉपिक पर आपको मेरे साथ 5 मिनट तक चर्चा करनी है। चर्चा मतलब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कुछ हुआ, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तो मैं कहता था कि चलो इस पर 5 मिनट बातचीत करते हैं, 5 मिनट पूरा घड़ी से देखकर 5 मिनट, और उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, मैं आपको प्रोब करता रहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इजराइल को तो यार शांति में ज्यादा अब रुचि होनी चाहिए। नेतन्याहू का अपना गेम क्या है, वो क्या चाहते हैं, ईरान क्यों कर रहा है ऐसा, ईरान तो शांति चाहेगा। क्या ईरान वास्तव में चाहता है शांति हो जाए, या ईरान खाली शांति चाहने का ड्रामा कर रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ गया तो कौन कौन से देश ईरान का साथ दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन हमें करना होता था। आप विश्वास नहीं करोगे इस बात पर, बेटा 100 में से कम 98 लोग ये 5 मिनट पूरी बात नहीं कर पाते थे। 5 मिनट। ये इसका कारण क्या है,
इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है, गहराई जिसको हम कहते हैं ज्ञान की गहराई, कि आपने सुपरफिशियली तो पढ़ लिया है कि हां इजराइल और ईरान में एक युद्ध हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यह आपको पता है। हो क्या गया है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया से, कि यहां पे रील देख ली है ना, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, ट्विटर पे कुछ पढ़ लिया, अब लोग इस तरह से पढ़ते हैं। किसी टॉपिक के साथ आप डीपली कितना इंगेज कर सकते हो, यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यूपीएससी जब आपसे एक एसे लिखवा रहा है तो वो ये देख रहा है कि आपके पास किसी विचार पर कितनी गहराई है। मतलब आपके पास 2 लाइन का आर्गुमेंट तो नहीं है केवल। ऐसा अक्सर होता है ना कि आप किसी से बात करना शुरू करो और उसके बाद तो बोलने के लिए बस 2 ही लाइन होती है कि जी यही मेरा तर्क था। तो यार 2 लाइन के आर्ग्यूमेंट में आप क्या लिखोगे? वो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो 2 लाइन के आर्ग्यूमेंट में? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इंटेलेक्चुअल डेप्थ वो आपकी चेक करना चाहता है कि आपके पास ये है भी, या आप खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के आ गए हो, आपका अपना कोई सोचने का तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक्चुअली यहां पे आ गया। दूसरा है आपका अपना सोचने का तरीका। देखिए ये बात याद रखिए, आप देखेंगे कि यूपीएससी के एस्से जो होते हैं इसीलिए बड़े ओपन एंडेड से होते हैं, है ना, कि आपको जो है उसने एक फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन दे दिया, अब आप उसका जैसे चाहे मतलब निकाल के आंसर लिख के आ जाइए, कोई आपको इसमें गलत आंसर कोई नहीं होता। आप जैसे चाहे आंसर, आप जिस तरह से चाहे उसको इंटरप्रेट करें, समर्थन करें, विरोध करें, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक नहीं है इसमें। तो आपका अपना सोचने का तरीका क्या है, यूपीएससी ये भी देखना चाहती है कि आप खुद, अगर आपको एक विषय दिया गया, एक विषय वस्तु दी गई सोचने के लिए, तो आप खुद उस पर किस तरह से, आपकी सोच किस दिशा में जाती है। क्या आपकी सोच बस एक ही ट्रैक पकड़ के चलती है, या आप मल्टीपल डायरेक्शन से भी सोच सकते हो, या फिर आप कहीं किसी गलत तरीके से तो नहीं सोचते हो, कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, देश विरोधी है, आप कहीं किसी ऐसे तरीके से तो नहीं सोचते हो। ये चीजें भी यूपीएससी चेक करना चाहती है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल फ्लो, है ना। लॉजिकल फ्लो का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको पता होगा। अक्सर आपने देखा होगा इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है ये सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट यू। ये सवाल सुना है कि नहीं सुना है? आमतौर पे कोई भी इंटरव्यू जो है इसी सवाल से शुरू होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अब आप सोचिए, जो आदमी इंटरव्यू लेने बैठा है, लॉजिक से सोचिए, जो आदमी इंटरव्यू लेने बैठा है उसके पास तो आपका पूरा बायोडेटा है ना यार, आपने लिख के दिया है पूरा, आपके जो डीएएफ है वो उसके पास है। तो आपसे पूछ क्यों रहा है? आप कौन से कॉलेज गए, कौन से स्कूल गए, कहां के रहने वाले हो, सब लिखा है उसके पास। वो आपसे पूछता क्यों है? वो ये देखना चाहता है कि जब आप कोई बात करते हो तो क्या आप उस बात को एक लॉजिकल फ्लो के तहत करते हो, या रैंडमली कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आएगी? जैसे मान लो आपसे पूछा गया, बहुत स्कूल लेवल का एग्जांपल है, स्कूल लेवल पे आपसे लिखवाया जाता है कि हमारे देश पे निबंध लिखो, है ना, हमारे देश, हमारा देश। तो आप उस निबंध की शुरुआत कैसे करते थे? आप उस निबंध की शुरुआत ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हमारे देश में 28 प्रांत हैं और हमारे देश में इतने केंद्र शासित प्रांत हैं। अगर आपका पहला, है ना, अगर आपका जो है पहला जो लाइन है वो यही है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या ये एक अच्छा एस्से है? अरे अच्छा एस्से तो यही है ना भाई। अच्छा एस्से जो है उसका तात्पर्य तो यही है कि आप जो है सबसे पहले आप यही बताएं ना, अच्छा एस्से का तो मतलब यही है कि सबसे पहले आप यही बताएं कि भाई हमारे देश का नाम भारत है। सबसे पहली चीज तो यही है, पहली लाइन तो ये होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद आप ये बताएं कि हमारे देश में अनेकों राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद आप बताएं कि हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। ये सारी एक लॉजिकल फ्लो है कि नहीं है? अगर आप पहली लाइन ये लिख दें हमारे देश में 28 राज्य हैं, उसके बाद लिखिए हमारे देश का नाम भारत है, तो फ्लो उल्टा है कि नहीं है? फ्लो गलत है कि नहीं है? बात क्लियर है कि नहीं? तो एक लॉजिकल फ्लो आप लगा पाते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला बिंदु इसमें जो है वो क्या है? वो है संतुलित विचार। यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है। संतुलित विचार पे आपको अलग से बताऊंगा। संतुलित का मतलब यह है, आजकल हालांकि लोग केवल राजनीतिक संतुलन की बात करते हैं, बात केवल राजनीतिक नहीं है, बात
तार्किक भी है, कि आपके पास एक तार्किक संतुलन भी है। ये आपको बताऊंगा आगे, आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित विचार बहुत ज्यादा जरूरी है, एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं इनोवेशन की, एक नवीनता, कि क्या आपके विचारों में कुछ नवीनता है कि नहीं। और आखिरी बिंदु तो यार देखो, आप सबको पता है, अगर यार मैं, जिसको हम कहते हैं ना, मजा आया कि नहीं आया पढ़ के, यानी कि आपने इंटरेस्टिंग लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत सिंपल सी चीज है कि वो कोई देखो, होता है कि नहीं, कभी कभी आप क्या करते हो, कोई कहानी पढ़ते हो या कोई फिल्म देखते हो या कोई कुछ किसी का एस्से पढ़ते हो, आपको लगता है कोई नई बात कुछ नहीं है, लेकिन लिखा इतना मजेदार है कि पढ़ के मजा आया। बात सही है कि नहीं, कि पढ़ के मजा आया, अच्छा लगा, पढ़ने का मन किया, तो इंटरेस्टिंग तरीके से आपने लिखा है कि नहीं लिखा। ये कुछ बातें होती हैं जो आपको इसमें करनी होती हैं। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको इसमें जो है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं आपको इसमें, तो ये आपके एक अच्छा जो एस्से है उसका आपका ये कुछ बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है जो आपको लगाना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब इसमें एग्जामिनेशन डे पर आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या करना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो टॉपिक का सिलेक्शन। पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है टॉपिक का चयन। यार देखो, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा फिर से कि सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज पे तैयारी करके जाएं, इन पे ऐसे आता ही आता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, इसमें ना बहुत एम्बिशियस मत बनिए। अगर आपको लगता है, ये मत सोचो, ये ना बाजार की अफवाहों में मत जाओ, अरे जो फिलॉसफी वाला लिख के आता है उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, जो ऐसा लिख के आता है इसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर यूपीएससी ने सारे एस्सेज को एक लेवल पे रखा है तो आप कोई सा भी लिख के आओ, जो अच्छा लिख के आओगे उस पर ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप एस्से का टॉपिक चुनो वो, एक तो जिससे आप परिचित हो। मतलब अगर कोई टॉपिक आपने सुना है, पढ़ा है, उसके बारे में सोचा है, तो आप निश्चित तौर पर उसके बारे में लिखें। ठीक है, एक बिल्कुल अननोन, एक अज्ञात टॉपिक पर लिखेंगे तो उससे बेहतर यह है कि किसी परिचित टॉपिक पर आप ऐसे लिखें। दूसरा, जिसमें आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स, ये एक चीज बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि क्या था कि भाई क्या बोलते हैं, सभ्यता जंगलों के बाद आती है और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो आपके पास मान लो एक ही लाइन है कि सभ्यता जो है वो जंगलों का सर्वनाश करती है और मरुस्थलीकरण की तरफ चलती है, इतना ही पता है आपको। आपने ये इंटरप्रेट कर लिया, पर एक ही लाइन है आपके पास लिखने के लिए। ना आपके पास उसमें कोई एग्जाम्पल है, ना आपके पास उसमें कोई दूसरा लॉजिकल फ्लो है कि भाई सभ्यता जो है, कायदे में सभ्यता का मतलब तो ये है ना कि हम एक संतुलित विकास करने की कोशिश करें, लेकिन हम ये आमतौर पे वनों की कीमत पर ही करते आते हैं। और मतलब कोई आपके पास दूसरा आइडिया ही नहीं है, बस एक ही आइडिया है जो इसका मतलब है। तो बेटर है कि ऐसा ऐसे ना लिखें बेटा, उस पर आप 100-150 वर्ड तो लिखाओगे, 100-150 वर्ड तो लिख दोगे, चलो आप 1000-1100 वर्ड कैसे लिखोगे? फिर क्या होगा, आप एक ही बात बार 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 लिखते रहोगे। ये बहुत कॉमन गलती है। लोग क्या करते हैं, उनको एक आइडिया आता है, उसी आइडिया को बार 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 जो है घुमा फिरा के लिखते रहते हैं। और बेटा यूपीएससी में जो आदमी आपकी कॉपी चेक करता है वो बेवकूफ नहीं होता, उसको 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि यार ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है। और ये एक अच्छी फीलिंग नहीं है। मतलब अगर एग्जामिनर को ऐसा लग गया कि यार ये आदमी जो है मेरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा आपको बहुत कम नंबर मिलने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। मतलब अगर आपके पास तर्क कम है, समझिए इस बात को, अगर आपके पास तर्क कम है तो बेहतर है कि आप 600-650 वर्ड का एस्से लिखाओ, उसमें आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक ही टॉपिक को बार बार घुमा घुमा के लिख रहे हो, और ऐसा करके अगर आपने 1000-1100 वर्ड्स कर दिए, लिख के चलो कि आपके नंबर कम आने वाले हैं। तो ये एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं बनाना है ना। जो अच्छे से लिखो, कायदे से लिखो, जहां परिचित हो आप, जिसके बारे में आप बहुत सारे तर्क सोच पा रहे हो, वो आप निश्चित तौर पर जरूर कीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये इस तरह की चीजें जो है आप इसमें करें। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ आपको पता होता है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, एनवायरनमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और सोशल टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ठीक है, ये दो चीजें स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आपके पास कम से कम 2 टॉपिक्स आपको हमेशा ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। या मतलब ये 2 चीजें कर लेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा ऐसे टॉपिक का कि यार ऐसा जो है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं आया जो मेरे को आता ही नहीं था, ऐसा रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, दूसरी चीज क्या है? पहली चीज तो हो गया आपने टॉपिक चुना,
टॉपिक चुनने में आप जो है 5-7 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो है बेटा वो होती है लिखने की तैयारी। यार ये बात सुनिए, यहां पर बात सुनिए, मेरा एक ओपिनियन है इस पर, और ये मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे। आपको 3 घंटे का पेपर मिला है, ठीक है, आपको 2 ही घंटे लिखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको 3 घंटे का पेपर मिला है, आपको 2 ही घंटे लिखना है। यह आप याद रखिए। जो बच्चा 3 घंटे लिख के आता है उसके एस्से में अच्छे नंबर नहीं आते। आपको क्या करना है, पहले 5-10 मिनट आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं ये वाला लिखने वाला हूं और ये वाला लिखने वाला, दोनों सेक्शन से एक एक टॉपिक चुन लिया। अब एक टॉपिक उठाइए सेक्शन ए का, मान लीजिए जो आपने उठाया। अब आपको कम से कम 20-25 मिनट तक आपको एक वर्ड भी नहीं लिखना है। आप सीधा जाइए अपने रफ वर्क में। आपको क्या बनाना है, आपको उस एस्से का एक स्ट्रक्चर बनाना है। और यह काम जो है यह आपको बेटा 20 से 25 मिनट तक करना है। और केवल मेंटली नहीं, आपको जो है एक रफ पेज पर जो है कुछ कुछ स्क्रिबल करते रहना है कि पहला पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, तीसरा पॉइंट मेरा ये है, चौथा पॉइंट मेरा ये है, पांचवा पॉइंट मेरा ये है। आपने 5-6 पॉइंट लिख लिए, फिर देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। आपने क्या किया, जैसे आपने मान लो सोचा कि यार ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, पॉइंट 5 है, पॉइंट 6 है। फिर देखो कि क्या इसमें कोई एग्जाम्पल आ रहा है, क्या इसमें कोई एग्जाम्पल आ रहा है, क्या इसमें कोई इसकी आलोचना आ रही है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब आपको ये सारी चीजें सोचनी है, उसके बाद इनको अरेंज करना है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक था, ये पहले जाएगा, फिर ये वाला टॉपिक उसके बाद अगला था, ये उसके बाद आएगा, फिर ये वाला टॉपिक था, ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट, तो ये उसके बाद आएगा। तो एक क्रोनोलॉजी आपको बनानी है, एक हायरार्की आपको बनानी है कि यार कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा, माफ कीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। उसके आधार पे आपको अरेंज करना है। आपको और क्या सोचना है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और याद रखिएगा ये एस्से है, तो यहां पर आपका इंट्रोडक्शन ठीक ठाक हो सकता है। मैं आग्रह करूंगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 70 शब्दों का हो। 70 शब्द मतलब करीब करीब 10 लाइन के आसपास का इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन आपको देना है। अगर आपको कोई कहानी याद है, कोई कविता याद है, कोई ऐसा इंसिडेंट याद है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जबरदस्ती कहानी मत लिखाना ना, जबरदस्ती की कहानी नहीं लिखनी है कि पूछा गया है कुछ और, लिख के तुम कुछ और आ गए, है ना, ये नहीं। अच्छा, वो कहानी किसी फिल्म की भी हो सकती है, याद रखिएगा, वो कहानी किसी फिल्म की भी हो सकती है, वो कहानी कोई लोक कथा हो सकती है, वो कहानी कुछ भी हो सकती है, किसी किताब का एक एक्सर्प्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ ऐसा क्या होता है ना, मॉडल आंसर में सब कोचिंग वाले इस तरह की चीजें ही करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस यही काम की, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वो उचित नहीं है ना, वो बात सही नहीं है। तो आप जो है एक 70 शब्दों के आसपास का एक इंट्रोडक्शन दें। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, एक हमारा पेपर था, और मैं मतलब ये मैंने खुद से एक, मुझे कहानी याद आ गई, बचपन में हमारी दादी सुनाया करती थी, तो उसके आधार पे मुझे एक कहानी याद आ गई, तो मैंने लिख दी और बहुत अच्छे नंबर मिले मुझे उस पर। उसमें क्या था, जो हमारे समाज में जो हिजड़े होते हैं ना, जो यूनक्स जो होते हैं, ट्रांसजेंडर जिनको हम कह सकते हैं, उनके ऊपर एक निबंध हमको लिखना था, उनकी सामाजिक परिस्थिति के ऊपर। तो मैंने इसकी शुरुआत एक कहानी से की। वो कहानी क्या है, रामायण की कहानी है। कि रामायण में जब भगवान राम जा रहे थे वनवास पर, तो उनको छोड़ने के लिए सभी अयोध्यावासी नदी किनारे तक आए, नदी के तट तक आए, सरयू नदी बहती है उसके तट तक आए और उनको विदा किया। तो भगवान राम फिर घूमे घूमे अपने जनता की तरफ। उन्होंने जनता से आगे हाथ जोड़ के कहा कि भाई जितने भी नर और नारी यहां हैं, सब अपने अपने घर अब चले जाएं, अब यहां से हम अकेले ही जाएंगे। ये बोल के भगवान राम नाव में बैठे और चले गए। 14 वर्ष बाद वो लौट कर आए, जैसा हमने कहानी सुनी है। तो 14 वर्ष बाद वो लौट कर आए, देखा कुछ लोग वहीं खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, आप यहां पे क्यों खड़े हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान राम, आपने ये कहा था कि जितने नर और नारी हैं वो लौट जाएं, हम लोग तो ना नर हैं ना नारी हैं, हम कहां जाते, हम यहीं खड़े रहे। तो भगवान राम को रियलाइज हुआ। उस वक्त आगे कहानी है कि फिर भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि भाई आपने इतना त्याग किया तो आपके मुंह से निकला हर शब्द सत्य होगा। तभी से हमारे समाज में कहा जाता है कि अगर हिजड़े किसी को दुआ देते हैं तो वो अच्छी होती है, वो शुभ माना जाता है ना। आपने देखा होगा घर में कोई बच्चा होता है, शादी होती है, तो वो लोग आते हैं, वो दुआ देकर जाते हैं, आपने देखा होगा ये चीज।
लेकिन मैंने इसको ऐसे किया कि देखिए भगवान राम से भी गलती हो गई कि उनको भगवान राम ने भी, उन्होंने ये कहा कि सभी नर और नारी लौट जाएं। वो भी भगवान होते हुए भी वो इस बात को भूल गए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना नर हैं ना नारी हैं। तो हमारे समाज के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम सबको शामिल नहीं करते हैं, यहां तक कि भगवान गलती कर देते हैं उसमें, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसके आगे मैंने फिर अपना एस्से बिल्ड किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, आप समझ लो कि नहीं, जिसके जरिए सभी को समावेशित किया जा सके। तो ये क्या है, ये कहानी है, एक फोक टेल है, मैंने बचपन में सुनी थी, मुझे याद आ गई, यहां पे यहां पे जुड़ रही थी, भिड़ रही थी, तो मैंने लिखी। अब बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर ना भिड़े तो ना लिखें, भिड़ रही है तो लिखें। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें, कंक्लूजन भी आपका ऐसे ही करीब करीब 50 से 70 शब्द का होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है आपको लिखनी है, ये बात क्लियर है। तो ये जो है इस काम में, इस प्रिपरेशन में आपके 20 से 25 मिनट लगने चाहिए। 20 से 25 मिनट अगर आपने इस काम में नहीं लगाए, आप अच्छे नंबर एस्से में नहीं लाने वाले हो, ये आप लिख के रख लो। आज मैं दावा कर सकता हूं कि आपके ढंग के नंबर नहीं आने वाले अगर आपने 20 से 25 मिनट इस काम में नहीं लगाए। ये आपको करना है। अच्छा, और याद क्या रखना है कि पूरा 1.5 घंटा ही देना है पहले एस्से को। चलो 1.5 घंटा ना हुआ, 1 घंटा 35-40 मिनट, बस 35 मिनट। बेहतर यह है कि आप 1.5 घंटे का कट ऑफ रखो हमेशा, और आखिरी 5 मिनट जो है ठीक है आप और दे सकते हो, लेकिन पहले एस्से को 1 घंटा 35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 40 मिनट से अगर आपने ऊपर दिया तो बेटा दूसरा एस्से खराब हो जाएगा, दोनों के नंबर बराबर हैं। ठीक है, तो पहले एस्से को भी दोनों को 1.5 घंटा दें, यह आदर्श है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप जो है किसी महापुरुष की जीवनी से शुरुआत कर सकते हैं, किसी महान व्यक्ति से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है कि नहीं है? यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप जो है, अच्छा इसमें एक चीज जो मैं आपसे आग्रह करूंगा वो ये है कि आप जो है बहुत ज्यादा क्लीशेड जो चीजें होती हैं उनसे शुरुआत करने से बचें। क्या हो गया ना, कुछ चीजें बड़ी क्लीशेड हो गई हैं। जैसे वो क्लीशेड चीजें क्या है, कोट्स। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं आजकल, मैं जो बच्चे मुझे भेजते हैं यार, कोट्स ना आज से 5-7 साल पहले बड़े इंप्रेसिव होते थे कि हाँ यार क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं नहीं, जॉर्ज ऑरवेल ने ऐसा कहा था ना, और या फिर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में ये लिखा था ना, या फिर मार्क टली ने अपनी किताब में ये लिखा है। एक आध जगह आप लिख दो ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि कोट लिखना कोई बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ये कोई चीज है। अब ऐसा नहीं रहा है। ठीक है, बेहतर होगा अगर आप कोई कहानी, कोई इंटरेस्टिंग चीज सोच पाए, तो ही आपको एक बेहतर जो है आइडिया आपको समझ में आ सकता है कि आप जो है मतलब आप एक बेहतर तरीके से उसको लिख पाए। ठीक है, जितने नए, जितने कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुकेश ने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया ना पिछले दिनों, वो आपने भी वो ओ माई गॉड वाला मीम देख लिया होगा सबने। तो क्या था यार, इसके पहले गुकेश मैग्नस कार्लसन से कई बार हारे हैं, लेकिन कैसे जीते वो मैग्नस कार्लसन से? धीरे 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 उसके गेम को पढ़ते गए, समझते गए, पढ़ते गए, समझते गए। और ठीक है, कार्लसन, देखिए कार्लसन बहुत माइंड गेम्स खेलता है, बार बार कहता रहा कि गुकेश तो बहुत ही एवरेज प्लेयर है। वो हर बार, उसने कम से कम 10 इंटरव्यूज में कहा है कि गुकेश जो है वो तो बहुत एवरेज प्लेयर है, बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर है नहीं, इंडिया में ही उससे बेहतर 10 प्लेयर और हैं। ये बात कार्लसन बोलते रहे, माइंड गेम है ये। उसको इग्नोर करते रहे, उसके गेम को स्टडी करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और आखिरकार वो इंतजार कर रहे थे कि कार्लसन कभी तो गलती करेगा। कार्लसन इंसान है, गलती करी, उसको हरा दिया। तो आप बात समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अगर एक काम पर लगे रहते हैं तो ऐसा कोई शिखर नहीं है, ऐसा कोई टॉप नहीं है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते। यह कहानी आप प्रयोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई कहें कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ये है, वो थोड़ा कम इंप्रेसिव लगता है। इस तरह की कहानियां ज्यादा कैप्टिवेटिंग लगती है। देखिए सुनिए, आप समझिए इस बात को, अगर आप एक ये कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा कि आगे आदमी क्या कह रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी से शुरुआत की। तो जितना आप बेहतर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाएंगे वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मेन बॉडी जो आपके एस्से की है, देखिए ये तो हो गया इंट्रो वगैरह, तो आप ठीक है आप कर ही लोगे मुझे पता है। मेन बॉडी जो आपके एस्से की है उस पर आपको मल्टी डायमेंशनल जाना होगा। मल्टी डायमेंशनल मतलब उस पे आपको जो भी टॉपिक है उस पर आपको इतिहास के बारे में लिखना होगा, उस पर आपको राजनीतिक कमेंट करना होगा, उस पर आपको सामाजिक चीज लिखनी होगी। अब जैसे मान लीजिए वही है
पेड़ वाला जो टॉपिक था, जंगल रेगिस्तान वाला, तो यार केवल पर्यावरण मत लिख के आ जाओ कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल काटने पड़े, उसके लिए हमने जंगल काटे, जंगल खत्म हो गए और अब धीरे धीरे रेगिस्तान बनता जा रहा है और मानवता पे संकट आ गया। ये तो एक पक्ष हो गया, और कोई पक्ष नहीं है क्या इसका? इसका एक पक्ष ये भी तो है, इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है कि नहीं है? एक ऐतिहासिक पक्ष भी है ना भाई, कि मानव जो है वो प्राकृतिक तौर पर कहां जाके बसा। मानव प्राकृतिक तौर पर वहां जाकर बसा जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, प्रचुर मात्रा में थे। तो वहीं पर नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताएं जो है वो शुरुआत में अपने भरण पोषण के लिए वनों पर ही निर्भर थी। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में आपस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि यार भाई कोई भी पशु हो गया, मानव भी एक प्रकार का पशु था। अपने भरण पोषण के लिए पशु तो प्रकृति पर निर्भर होता ही है, लेकिन एक संतुलन की जरूरत होती है। तो एक इतिहास के तौर पर भी हम वहां जाकर बसे हैं जहां जहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, जहां जहां पर सुगम जगह उपस्थित थी, वो हमने किया है। क्या इसका कोई सामाजिक भाग भी है? सामाजिक भाग है। सामाजिक भाग क्या है कि यार आजकल ये भी हो गया है ना कि जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उससे कहीं ज्यादा संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सामाजिक दबाव है। ये बात सही है कि नहीं है? आपके पास घर में एक स्कूटर है, उस पर आपका काम चल रहा है, आपने गाड़ी क्यों ली? ऐसा बहुत परिवारों में देखा है मैंने कि घर में एक स्कूटर है, उससे काम चल रहा है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, पर आप गाड़ी क्यों लेते हो? यार मोहल्ले में सबके पास गाड़ी है कि नहीं? मतलब मैंने अपने घर में देखा है होता हुआ। ये एक जमाने में जब हम लोग युवा थे, स्कूल में थे, तो हमारे घर पे स्कूटर था, काम चल रहा था, उससे भी कोई ऐसी जरूरत थी नहीं। घर पे किसी को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, तब भी हमने गाड़ी ली भाई एक उम्र के बाद, क्योंकि भैया था कि यार कॉलोनी में अब सबके पास गाड़ी है, अरे हम ही रह गए जिनके पास नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। ये थोड़ा क्या है, एक प्रकार का सामाजिक दबाव है, एक प्रकार का एक सोशल ये प्रेशर है कि यार अब तो आपको कार लेनी ही पड़ेगी। ये क्या है? ये एक सामाजिक प्रदूषण है। ये कोई जरूरी नहीं था, हमने इसलिए नहीं ली कार। बहुत लोग करते हैं ऐसा। आपके घर में काम चल रहा है तब भी आपने एसी लगवाया, ज्यादा एसी लगवाया ना। ये क्यों होता है? ये सामाजिक दबाव है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तकनीकी हो गया, यार टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकास कर रही है, अब जैसे एआई आया फॉर एग्जाम्पल, तो यार एआई में क्या है, आपको यह बात क्लियर है ना कि जैसे जैसे एआई आ रही है वैसे वैसे पर्यावरण पर दबाव और बढ़ रहा है। एआई का हम खुल के प्रयोग तो कर रहे हैं, हर देश कह रहा है एआई बनाएंगे, एआई बनाएंगे। अरे भाई एआई का पर्यावरण पे प्रभाव देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस हम जब तक नहीं, देखो अभी आपके सामने सुनने में एकदम लीनियर टॉपिक लग रहा था, एक ही इसका पॉइंट है, आपके सामने 4 पॉइंट निकाल दिए मैंने, इसके 4 पॉइंट निकाल दिए कि नहीं? एक इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट भी होना चाहिए। साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि मनुष्य का जो सोचने का जो एक होराइजन होता है, जो दायरा होता है, वो सीमित होता है। मनुष्य को अपने आसपास इमीडिएट संकट नजर आता है, बाकी संकट नजर नहीं आता। यह बात बेटा एकदम सच है। पेड़ कट रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। यह बात सच है, मान जाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि बुरा है, लेकिन हमको लग रहा है यार अभी कहां कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बात मानते हो कि नहीं मानते? तो जब तक हमारे एकदम दरवाजे पे प्रॉब्लम नहीं आ जाती, हम उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मानव की प्रवृत्ति है। दिस इज हाउ मनुष्य द मैन फंक्शंस, कि जब तक प्रॉब्लम उसके दरवाजे पे नहीं आ जाती वो उसके बारे में सोचता नहीं है। ये भी आपको बताना, ये क्या है? साइकोलॉजी हो गई। तो मल्टी डायमेंशन में आपको मैंने क्या बताया? इतिहास बताया कि आपको इतिहास के बारे में लिखना हो सकता है, आपको उसका सामाजिक पक्ष लिखना हो सकता है, आपको उसका आर्थिक पक्ष तो लिखना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष लिखना होगा। तो कई सारे पक्ष जो हैं इसके, वो आपको लिखने होंगे। और ये कब आपको डेवलप करना है? जो आपको मैंने शुरुआत में 20-25 मिनट दिए हैं, 20-25 मिनट में ये काम आपको करना है। ये बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। इन सब में आपको उदाहरण भी देने हैं। अच्छा, इसमें आपको याद ये रखना है, कौन से पॉइंट पे आ गए थे हम? पॉइंट नंबर भूल गया मैं, तीसरा पॉइंट है ना। चलिए, तो आपका ये तीसरा पॉइंट था मेन बॉडी। चौथा पॉइंट जो है आपका वो क्या है? वो है संतुलन। देखिए, संतुलन से मेरा मतलब क्या है कि बेहद ज्यादा आलोचनात्मक ना हो जाएं, बेहद ज्यादा प्रशंसक ना हो जाएं, है ना। ऐसा ना लिख दें कि भाई भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो तो देश का कायाकल्प कर रही हैं,
भारत अब जो है देश का, दुनिया का सबसे विकसित देश हो गया है, ये सब मत लिखो ना। कोई चाटुकारिता के नंबर नहीं मिलते, ये बात याद रखिए। ऐसा भी मत लिखो कि भारत सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, भारत सरकार केवल देशवासियों का खून चूस रही है। ये सब भाषा मत लिख के आओ, ये सब गंदी भाषा, घटिया भाषा मत लिख के आओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये सब भी नहीं लिखना है। एक संतुलित चीज आपको बतानी है कि सरकार प्रयास कर रही है, कुछ प्रयास काम कर रहे हैं, कुछ प्रयास काम नहीं कर रहे। वही हर जगह होता है, हमें हर चीज में सत्य है कि भाई सरकार कुछ काम कर रही है, फिर कुछ काम सफल हो रहे हैं, कुछ काम सफल नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार से छूट जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार ठीक से नहीं भी कर रही है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सरकार अच्छे से कर भी रही है। हर चीज में आपको ऐसे ही करना है। मतलब ये चलिए, एक तो सरकार वाला एग्जांपल है, केवल सरकार वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आ गया कि युवा पीढ़ी और फोमो के डर से, सोशल मीडिया के प्रभाव से युवा पीढ़ी फोमो के कारण अवसाद में जा रही है। पर क्या फोमो के कारण युवा पीढ़ी केवल अवसाद में ही जा रही है? यार फोमो के कारण युवा पीढ़ी कई बार ज्यादा परिश्रम भी तो कर रही है। आज का युवा, ये बात तो हम कहते, युवा को आप चार गाली दे सकते हो आज के, लेकिन आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी ना यार कि आपके आज के युवा के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी जानकारी है जो शायद पिछली पीढ़ी के पास नहीं थी, है ना। ये बात तो माननी पड़ेगी, ज्यादा एक्सपोजर है जो पिछली पीढ़ी के पास नहीं था, ये बात सच है। तो फोमो है, लेकिन फोमो के कारण कुछ लोग जो है वो मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ लोग अचीव भी कर रहे हैं, कुछ लोग नई चीजें भी बना रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके फाउंडर बहुत युवा हैं। उनको क्या हुआ? उनको फोमो हुआ कि यार हमको भी करना है, सब कर रहे हैं, तो उन्होंने बनाया, बढ़िया स्टार्टअप चल गया। ऐसा है कि नहीं है? ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आपको दोनों पक्ष लिखने हैं, हमेशा हमेशा आपको दोनों पक्ष लिखने हैं, ये याद रखना है बिल्कुल। और यहां पे याद रखिए, सरकार वाली बात नहीं कर रहा हूं केवल मैं, बाकी चीजों में भी आपको दोनों पक्ष देने हैं। जैसे पर्यावरण वाला भी पॉइंट है, तो यहां पर यह नहीं लिखना है कि भैया पेड़ काटने बंद कर दो। यार पेड़ काटने बंद करना प्रैक्टिकल है क्या? ये बताओ, पेड़ काटने बंद करना प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पेड़ ना काटे जाएं, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है क्या? किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बेहतर समाधान कि हमको विकास चाहिए, अपनी जनता को हमें रहने के लिए घर देने हैं, हमको जो है लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं, संसाधनों का विकास करना है। ये सब तो करना ही है ना, ये किए बिना कैसे काम चलेगा? तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई समाधान थोड़ा ना है हमारे पास। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो दोनों पक्ष आपको देने हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दोनों पक्ष देते हुए कृपया भगवान के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यार प्रीची नहीं होना है। एक चीज जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता वो क्या है कि यार मतलब भाषण मत दीजिए, मतलब है ना, भाषण नहीं देना है कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए मिट जाएं, मर जाएं। ये सब बेकार की बातें मत लिखिए। नहीं, स्कूल का स्पीच नहीं हो रहा है ना। आप ये पढ़े लिखे थोड़े ग्रोन अप लोगों वाला निबंध है, तर्क दीजिए, तथ्य दीजिए, आगे बढ़िए। इसमें जो है आपको स्कूल वाले भाषण टाइप क्योंकि बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है वो समझ रहे हो बात, ये नहीं करना है। इसके अलावा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये आपको करना है। मतलब बहुत प्रीची नहीं बनना है। प्रीची मतलब ज्यादा प्रवचन मत देना शुरू कर दो, प्रवचन आपके किसी को नहीं सुनने, प्रवचन से कोई फायदा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी? तो ये क्या हो गया, क्षमा कीजिएगा, क्या कर दिया। हाँ, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, ये चीजें बता देता हूं। क्या चीजें अवॉइड करनी है? एक तो आपको मैंने बताया प्रवचन नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरा जो मैं कहता हूं, एक्सट्रीम ओपिनियन, कहीं पर भी। पाकिस्तान पर भी अगर ऐसे आता है लिखने के लिए, कोई भी ये लिखकर नहीं आएगा कि पाकिस्तान पे हमको न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देना चाहिए। इस तरह के ओपिनियन मत दीजिए। आपको ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता भी है तो कृपया इसको अपने तक ही रखिए, ठीक है। कोई भी अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि औरतों को नौकरियां नहीं करनी चाहिए, औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए, घर पे बैठना चाहिए, कृपया इस महान विचार को अपने तक रखिए, इसको ऐसे में मत लिख के आइए। एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं देना है किसी भी तरह का, ठीक है, संतुलित ओपिनियन देना है। तीसरी चीज जो है वो है खराब शब्द। मतलब बुरे से बुरे आदमी के लिए भी इज्जत से बात करनी है, बुरे से बुरे किसी आतंकवादी के लिए भी लिख रहे हो तो भी उसके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार एक व्यक्ति के, एक बच्चे का एस्से इवैल्यूएट कर रहा था, और बेटा उसने ऐसा लिखा था कि दीज ब्रेनलेस टेररिस्ट, इंग्लिश में था, दीज ब्रेनलेस टेररिस्ट, दीज फूल्स। मत लिखो ये सब। वो आप आतंकवादी के बारे में लिख रहे हो, मैं जानता हूं, तो आप, हम सब जानते हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो आतंकवादी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन तब भी आप किस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हो यह आपका कैरेक्टर दिखाता है। तो आप उन्हें आतंकवादी बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अगर हिटलर के बारे में भी लिख रहे हो जिसने शायद करोड़ों लोगों को मारा, उसके बारे में भी तमीज से लिखिए। आपकी भाषा लूज टॉक आपको नहीं करनी है। लूज टॉक किसी के लिए भी, आतंकवादी के लिए भी मत कीजिए, हिटलर के लिए भी मत कीजिए, किसी के लिए भी किसी तरह की लूज टॉक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये याद रखिए। एक चीज जो नहीं करनी है वो है फैक्ट्स का ओवर यूज, फैक्ट्स का अति प्रयोग। क्या होता है, कई बार हमारे कुछ मित्र होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो फैक्ट रख लेते हैं बहुत सारे, कि सबसे पहले ये इस तारीख को यहां पर हुआ, पिछले 5 वर्षों का जीडीपी विकास दर ये है वो है। यार फैक्ट नहीं पूछे हैं उसने आपसे, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, एक आध बार लिख दो। बार बार हर चीज में ना फैक्ट देने मत शुरू कर दो। मान लीजिए पूछा गया कि यार पर्यावरण का विकास क्या बोलते हैं, आपके आर्थिक विकास पे क्या फर्क पड़ता है, तो पिछले 15 साल के जीडीपी के आंकड़े मत लिखना शुरू कर दो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। फैक्ट पता है, एक आध जगह लिख दो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन डालता है, लेकिन फैक्ट डेटा इनका कुछ ओवरडू, मतलब भर मत दो, है ना। आपसे कोई एक्सेल शीट में रिपोर्ट नहीं मांगी गई है, इतना ज्यादा ओवरकिल नहीं करना है फैक्ट्स के साथ। ये बात क्लियर हो गई। और आखिरी चीज जो हर किसी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यार आप भले ही ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो, ग्रामर की गलतियां यार, मतलब वर्तनी की गलतियां जो है ना, भारतीय में बड़े ई की मात्रा आती है, छोटे ई की नहीं आती। दूसरे में बड़े ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की नहीं आती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यार ये जो है, ये मतलब इस तरह की गलतियां मत कीजिए। हिंदी में या अंग्रेजी में जो भी लिख रहे हैं, इस तरह की गलतियां आप मत कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये ग्रामर की गलतियां करोगे, लिखने की गलतियां करोगे, तो यार आपकी सीरियसनेस पे किसी को डाउट होता है, वो आपको नहीं करना है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ चीजें जो आपको करनी है, मैं आग्रह ये करूंगा आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते हुए आप एक प्रकार का कंटेंट बैंक डेवलप करें। कंटेंट बैंक का मतलब क्या है, एक एनालिसिस शीट में आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टॉपिक का वर्गीकरण कर सकते हो। मतलब एक लॉन्ग लिस्ट बनानी शुरू कर दो कि यार कौन क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। पिछले 5 साल के आप पेपर देखोगे, आपको वो लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी अपने आप कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज चर्चा में रही है, ये आ सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। टॉपिक्स का वर्गीकरण करना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। करंट अफेयर्स से सीधे सीधे टॉपिक्स निकलते भी हैं और इनका प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है, यह आपको निश्चित तौर पर करना ही करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी खास तौर पर जो कोर्ट के जजमेंट हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे जो हैं, तो इस तरह की चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकारी योजनाएं, इन पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये होता क्या है, अक्सर हमको ये तो पता होता है कि सरकार कुछ कर रही है इससे निपटने के लिए, लेकिन क्या कर रही है, और यहां पे आपके पास लिखने के लिए समय होगा, लिखने के लिए शब्द होंगे, तो आपको सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना है, उनके बारे में डिटेल आपको याद रखनी है। प्रीलिम्स वाला नहीं कि ये इस मंत्रालय की है, उस मंत्रालय की, ये नहीं। इस योजना में टारगेट क्या है, इस योजना के पीछे की फिलॉसफी क्या है, इस योजना में हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा पढ़ें, ये जरूरी है कि कुछ किताबें पढ़ें, कुछ जो है इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं उनको जानने समझने की कोशिश करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, ताकि आपके पास बेहतर एनेक्डोट्स हों, बेहतर चीजें बताने के लिए हों। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में याद रखिए, निर्भर करता है कि आपको जो है कितना समय है आपके पास। कम से कम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो आपको हर हफ्ते 2 ऐसे लिखने ही हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप ये मानकर चलिए कि 2 पर वीक तो करने ही हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा आप आमतौर पर जब आप 1-1.5 साल अगर पहले भी हैं, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि हर 15 दिन में एक ऐसे लिखें। मैं आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको और भी पढ़ाई करनी है। मैं आपसे कह सकता हूं कि हर हफ्ते एक ऐसे पढ़ लो, ये हर हफ्ते 2 ऐसे लिखो, ये लिखो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है वो, आपको टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बेटा, एस्से का पेपर जो होता है, ये एक ऐसा पेपर है
जिसमें आप जो हैं कितने भी नंबर ला सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा पेपर है, इसमें बेटा आपके 250 में से 60 नंबर भी आ सकते हैं, इसमें आपके 250 में से 160 नंबर भी आ सकते हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि 250 में से हम 160 की तरफ जाएं, हम 60 की तरफ ना जाएं। ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग जो मैंने आपको यहां बताया उन सभी का प्रयोग करें, उन सभी सिद्धांतों का प्रयोग करें और बेसिक तरीके से हम लोग ऐसे लिखें, बहुत सिंपल सा ऐसे लिखें और अच्छे से हम जो है 150, 160 इस रेंज में, 140 कम से कम इस रेंज में नंबर हम लोग जरूर लेकर आए। अगर आप इतने अंक लाएंगे तो निश्चित तौर पर यूपीएससी में आपके सेलेक्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन रैंक लाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है एसए को लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आपकी तैयारी में अनअकैडमी की मदद चाहिए तो याद रखिए, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सब में हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। अतुल जैन कोड लगाना है आपको अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी तैयारी को एक सही सटीक आकार यहीं पर मिलेगा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अनअकैडमी में आपको हम निबंध की भी पूरी तैयारी कराएंगे, एसए की भी पूरी कंप्लीट तैयारी। हमारे बैचेस आते हैं, अलग अलग शिक्षक बैचेस लाते हैं एसए का, एसए की प्रैक्टिस, एसए का इवैल्यूएशन, ये सब आपको अनअकैडमी पर मिलेगा अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आज ही अतुल जैन कोड लगाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चर्चा से, इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।